नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉडकास्ट में बात करेंगे यूजीसी बिल की, जो प्रदेश और देश में पूरी तरह से चर्चा बना हुआ है, पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। सवर्णों को लेकर तमाम जो संगठन हैं वो पूरी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वहीं दलित, पिछड़े, विकलांग वो इसके लिए खुशी मना रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जो यूजीसी बिल है वो सरकार उच्च शिक्षा के लिए, छात्रों के रोजगार के लिए, पुरानी व्यवस्था को विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर आगे लाने के लिए ये यूजीसी बिल का आयोजन किया है और ये पास भी किया है। यूजीसी बिल में सबसे खास बात यह है कि जो पहले जो फर्जी यूनिवर्सिटी चला करती थी, फर्जी डिग्री लोग छाप लेते थे, कॉलेजों के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर जो फर्जी कॉलेज चलते थे, उनको ख़त्म करने का काम भी ये यूजीसी जो एक्ट है, जो बिल है, वो करेगा। तो आज पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तमाम सवर्ण इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और लगातार इस्तीफा भी दे रहे हैं। अभी हाल की घटना है, बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने एक दूसरी घटना को लेकर इस्तीफा दे दिया। वहीं एक ताजा मामला अयोध्या से आया है। वहां के जो जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। यूजीसी बिल को लेकर पूरी तरह से जो केंद्र की सरकार है और प्रदेश की सरकार है, दोनों में घमासान मचा हुआ है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लोग हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग भी हैं। खुलकर विरोध किया जा रहा है केंद्र सरकार का। हालांकि यूजीसी जो बिल है उसमें राज्य सरकारों की जो ताकत है उसको कम कर दिया गया है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं यूजीसी बिल को लेकर, तमाम भ्रांतियां हैं। उनको क्लियर करने के लिए, उनकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जनपद फिरोजाबाद के टॉप सीनियर एडवोकेट दलबीर सिंह तोमर। आज मेरे साथ, मेरे ही पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं। तो यूजीसी बिल को लेकर क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, कितना फायदा दलितों को, पिछड़ों को, विकलांगों को होगा और कितना नुकसान सवर्णों को होगा या किसी को नुकसान नहीं होगा। इस यूजीसी बिल से जो हमारा देश है वो विश्व पटल पर हमारी उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करेगा। स्वागत है एडवोकेट दलबीर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट चुना है। इस समय पूरे देश में यूजीसी गाइडलाइन को लेकर के ज़बरदस्त उबाल है। मैं तोमर साहब, मैं आपको रोकना चाहूँगा। सबसे चीज़ ये क्या है, आप एक एडवोकेट होने के नाते आपने इसमें बहुत सारा अध्ययन किया होगा कि आखिर यूजीसी बिल है क्या। तो हमारे जो लाखों दर्शक जो देख रहे हैं उनकी ईगरनेस, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है आखिर यूजीसी बिल है क्या। जिन लोगों को लाभ मिलना है, जो लोग इससे पोषित होंगे, उन्हें खुद जानकारी नहीं है कि हमारे पक्ष में है या हमें इतना लाभ मिलेगा इससे। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि यूजीसी बिल आखिर है क्या। एक अधिवक्ता होने के नाते, एक सीनियर अधिवक्ता होने के नाते आप हमारे दर्शकों को ये यूजीसी बिल क्या है थोड़ा सा ब्रीफ करें। जी देखिए, ऐसा है, कुछ समय पहले रोहित वेमुला ने सुसाइड किया था और सुसाइड करने के पीछे कारण ये बताया गया था कि उसको
जाति के आधार पर उसका हरेसमेंट हुआ था और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था 2016 में। जी। तो रोहित वेमुला की माँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को ये डायरेक्शन किया कि आप जाति को, धर्म को आधार बना करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनमें छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, कोई भेदभाव ना हो, इसलिए आप नई गाइडलाइन जारी करिए। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बनाने का जो डायरेक्शन था, उसके बाद यूजीसी ने एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई और उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया। वो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ फरवरी 2025 में। जी। वो जो फरवरी 2025 में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसमें ये प्रावधान था, उसमें सभी बच्चों के लिए था। उसमें अगड़े पिछड़े दलित ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी। उसमें सभी छात्रों के लिए ये था कि सभी छात्र जाति, नस्ल, क्षेत्रवाद के आधार पर किसी का उत्पीड़न नहीं करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो उसके लिए इक्वलिटी कमेटी बनेगी, समानता समिति बनेगी जी। वहाँ वो कंप्लेंट करेंगे और यदि शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जब फाइनल ड्राफ्ट देखा गया तो किसी छात्र को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो गाइडलाइन आई है ये अकेले छात्रों के लिए नहीं है। इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के कर्मचारी, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, सभी लोग हैं इसमें। तो सभी ने उस ड्राफ्ट को पढ़ा और समझा कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ा। लेकिन जब फाइनली गाइडलाइन आई और उसका जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें कुछ चीज़ों को बिल्कुल बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया? एक चीज़ तो ये बदल दी गई कि पहले केवल SC ST को रखा गया था। उस फाइनल ड्राफ्ट में OBC नहीं था उसमें शामिल। तो जो गाइडलाइन जारी हुई उसमें OBC को भी जोड़ दिया गया और जो शिकायत करता या झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट की प्रोसीडिंग भी हो सकती है, इसको भी निकाल दिया गया। तो इससे वो बच्चे जो अनारक्षित कैटेगरी के हैं या ये कहें सामान्य वर्ग के हैं। अच्छा, वो जो बिल था, जो यूजीसी बिल है, वो अभी 26 में लागू कर दिया गया। जी। लागू करने के बाद जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा जी कि यूजीसी बिल लागू हो गया है और उसका जो ड्राफ्ट था, जो गजट था, लोगों तक पहुंचा, अधिवक्ताओं तक पहुंचा, सवर्णों तक पहुंचा, तो उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। क्यों किया ये ऐसा? वो इसलिए किया कि देखिए, आपने उस गाइडलाइन में दलित को जोड़ लिया, बैकवर्ड को जोड़ लिया, विकलांग को जोड़ लिया, इंटायर महिलाओं को जोड़ लिया, बचा क्या? एक मुट्ठी लोग बचे सामान्य वर्ग के, उनको भी जोड़ लेते, दिक्कत क्या थी? तो भाई आप जो गाइडलाइन आपने जारी की है वो प्रमोशन ऑफ इक्विटी को लेकर के की है ना, समानता को बढ़ाने के लिए, समानता का विकास हो। तो जब आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में समानता को बढ़ाना चाहते हो तो फिर ये असमानता कैसे? भाई छात्र तो छात्र हैं, किसी भी वर्ग, किसी कम्युनिटी के क्यों ना हो। जब आप समान नियम लागू करोगे तभी तो समानता आएगी। बिल्कुल। जब
जो पहले स्कूल होते थे आज भी हैं, उनमें ड्रेस कोड क्यों लागू है? वो ड्रेस कोड इसीलिए लागू है कि समान भाव बच्चों के अंदर आए, बच्चे हीन भावना से ग्रसित ना हो। इसलिए कुछ गरीब बच्चे होते हैं तो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, जो पैसे वाले लोग होते हैं अच्छे कपड़े पहन सकते, तो उनके अंदर आपस में हीन भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए जो है ड्रेस कोड लागू किया गया स्कूलों में कि आप चाहे जितने बड़े आदमी हो, ड्रेस आप एक सी पहन के आओगे। तो इसके पीछे क्या था? उसके पीछे सोच यही थी कि शिक्षा के मंदिर में समानता का भाव रहना चाहिए। और आप भी कहते हो कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी, तो प्रमोशन ऑफ इक्विटी ऐसे नहीं आएगी जहां आप आधे लोगों के साथ अलग रूल फॉलो करोगे, आधे लोगों के साथ अलग करोगे। छात्र तो एक ही इंस्टीट्यूट के हैं, तो छात्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। दूसरा एक विरोध का कारण क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में टॉपर होने वाला है और कुछ बच्चे चाहते हैं कि ये टॉपर ना हो, तो उसके खिलाफ एक फर्जी कंप्लेंट कर देंगे। फर्जी कंप्लेंट कर देंगे तो वो तो महीनों चक्कर उसी कंप्लेंट के डिस्पोजल में लगा देगा, बिल्कुल, उसका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, तो वो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और जो शिकायत झूठी करेगा उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। अगर फर्जी शिकायत के खिलाफ, फर्जी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन की व्यवस्था हो, तो बच्चों में, छात्रों में ये भय हो कि हम यदि फर्जी शिकायत करते हैं और वो शिकायत फर्जी पाई गई तो हमारे खिलाफ भी एक्शन होगा। तो इसलिए फर्जी शिकायतों पर रोक लगती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी वजह से जो है सामान्य वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वो स्वस्थ मस्तिष्क के साथ तैयारी करे, शिक्षा ग्रहण करे, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए। और इस गाइडलाइन से मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसीलिए सामान्य वर्ग के लोग सड़क पर उतर आए। एडवोकेट ठाकुर दलबीर सिंह तोमर जी, यूजीसी बिल से ठाकुरों को ही सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों है? ऐसा नहीं है। मैं तो देख रहा हूं जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां भी जो संगठन है, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे और कोई क्षत्रियों का संगठन हो, सबसे ज्यादा प्रदर्शन क्षत्रिय कर रहे हैं और ठाकुर ही कर रहे हैं। और इसमें मैं एक बात अपने दर्शकों को बताता चलूं कि जो प्रदेश में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं क्षत्रियों से उस चीज को जोड़ा जाता है। तो प्रदेश में तो आप सरकार के साथ हो और केंद्र में उसके विरोध में हो, जबकि मोदी और योगी हमेशा एक मंच पे होते हैं और डबल इंजन की सरकार बताते हैं। तो आखिर ये दोहरी राजनीति क्यों? जी, बताता हूं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया। आप इस देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब देश की संप्रभुता पर, देश की अस्मिता पर संकट आया, तो क्षत्रियों ने सबसे आगे आकर के संघर्ष का नेतृत्व किया। चाहे वीर शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, इन लोगों ने देश की आन बान सम्मान स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये क्षत्रियों के खून में है। क्षत्रिय अन्याय किसी के भी साथ हो, क्षत्रिय कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए इतिहास क्षत्रियों के बलिदान से भरा हुआ है। अगर आज आप ये कहते हो कि सिर्फ ठाकुर क्यों आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, ठाकुर इसलिए अगुवाई कर रहे हैं कि ठाकुरों को लग रहा है, क्षत्रियों को लग रहा है कि इससे सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ, सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। और हमारे खून में नेतृत्व है। हम लोग आगे आकर के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है। तोमर साहब, आप इस आंदोलन से, इस विरोध से आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना चाहते हैं, यह मेरा सवाल है। जी, बिल्कुल सुरक्षित करना चाहते हैं।
हमारा कहना यह है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को नौकरी तो मुश्किल से मिलती है, बिल्कुल। क्योंकि आरक्षण में ऐसा बंटवारा हो जाता है कि 400 नंबर नीट में जो सामान्य वर्ग का बच्चा पाता है उसका एमबीबीएस एडमिशन नहीं हो पाता है। जो 40 नंबर बच्चा रिजर्वेशन कोटे वाला पा जाता है उसका एडमिशन हो जाता है। हम तो इस भेदभाव को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ठाकुर साहब, उसमें भी आपको ईडब्ल्यूएस दे दिया है ना सरकार ने आपको, उसका भी फायदा आप लोगों को ही मिलता है। कुछ दलित को, पिछड़े को तो मिलता नहीं है। ईडब्ल्यूएस का सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही लोग उठा रहे हैं। अभी उस पर सवाल भी बहुत उठे थे। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो भी वैकेंसी निकली है, ईडब्ल्यूएस का पूरा लाभ मिला है उन लोगों को। जो ईडब्ल्यूएस दिया गया है उसमें भी बड़ी दिक्कतें हैं। जिस तरह से, जितनी आसानी से रिजर्व कैटेगरी को रिजर्वेशन मिला है और जिस आसानी से, जिस सरलता से वो लोग उसका लाभ ले लेते हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं। हम लोग कई महीनों से इस बात को हर मंच पर उठा रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण होना चाहिए। सरलीकरण इसलिए होना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करा पाता है बच्चा, और भर्ती की प्रक्रिया इतनी स्लो है कि उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, और जब तक अपॉइंटमेंट का नंबर आता है तब तक पता चलता है कि उसका तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही खत्म हो गया। वो फिर उस झमेले में फंस जाता है। फिर उस झमेले में फंस जाता है। तो कहने का आशय हमारा जो ईडब्ल्यूएस का तब तक सामान्य वर्ग के बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा जब तक उसका सरलीकरण ना हो। आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 वर्ष है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 2 वर्ष है। बिल्कुल। तो हम लोग हर मंच पर इस बात को उठाते हैं, सरकार से भी अनुरोध करते रहे हैं समय समय पर कि ईडब्ल्यूएस का अगर सही मायने में लाभ आप सामान्य वर्ग के बच्चों को दिलाना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण बेहद आवश्यक है, और ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी 2 साल बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। इसमें एक और दिक्कत है कि यदि किसी बच्चे का जनवरी में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तैयार हुआ तो वो तो अप्रैल में खत्म हो जाएगा, 3 ही महीने के लिए हुआ, क्योंकि अब वित्तीय वर्ष से वित्तीय वर्ष बनाते हैं। तो ये कई तरह की चुनौतियों का सामना ईडब्ल्यूएस के बच्चों को करना पड़ रहा है। वो टेक्निकल इश्यूज हैं, उसको सरकार को समझना चाहिए कि इस प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाएं जिससे प्रॉपर लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, यही हमारा आशय है कहने का कि आपने ईडब्ल्यूएस दे तो दिया, हम आपके आभारी हैं, लेकिन उसमें जो आपने कंडीशन लगा दी हैं वो ऐसी कंडीशन है कि आसानी से बच्चे उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनका लाभ लेने के लिए भी उसके सरलीकरण की आवश्यकता है। मेरा सवाल यह है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये प्रदर्शन कर रही है, पर आप जानते हैं मोदी जी बैठे हैं केंद्र सरकार में, प्रधानमंत्री हैं, और उन्हीं की सरकार ने ये बिल लागू किया है। तो आपके जिलों पे ज्ञापन देने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से इस बिल में संशोधन होगा या वापस होगा, ऐसा होगा क्या? देखिए, कुछ लोगों को एक गलतफहमी है। गलतफहमी ये है कि ये एक मुट्ठी भर लोग हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले आगरा में एक सभा हुई थी आजाद समाज पार्टी की, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण, उन्होंने भरे मंच से कहा था कि ये विरोध वो ही कर रहे हैं जो द्रोणाचार्य हैं, और एक मुट्ठी लोगों के विरोध से सरकार को नहीं डरना चाहिए। अगर सरकार डरी तो फिर हम सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा था उसने, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझ पाए ये एक मुट्ठी लोग नहीं है। जो लोग इससे वंचित हैं उसमें सामान्य वर्ग तो है ही, और सामान्य वर्ग में 90% मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। ये कम्युनिटी अगर आप इसको सबको मिलाकर के जोड़ेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में है कि सरकार को रोल बैक करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठाकुर साहब, आज आपको मुस्लिम समुदाय जनरल में नजर आ रहा है, पूरे दिन हिंदू मुस्लिम होता रहता है।
आज जब पीढ़ी बचाने की बात आई तो मुस्लिमों की याद आ रही है। ऐसा दोहरी राजनीति क्यों? नहीं, बिल्कुल दोहरी राजनीति नहीं है। मैंने तो सिर्फ अंक गणित बताया है। जिस गणित की आप बात कर रहे थे, देखिए ऐसा है कि जिस सेक्शन को लाभ नहीं मिलेगा इसका, वो सेक्शन तो इसके विरोध में खड़ा होगा। लेकिन कुछ लोग सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण बनिया काज तक ही सीमित कर देते हैं कि साहब सिर्फ यही लोग हल्ला मचा रहे हैं और इनकी संख्या कितनी है। अरे भैया, संख्या तो बाद की बात है, हम लोगों का त्याग बलिदान भी तो आप देखेंगे। संख्या तो बहुत है लेकिन एकजुट नहीं है। देखिए, जब समय आता है, जब 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 प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी नारा देते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो आप लोग तो बटे हुए हो, एक कहां हो? देखिए अभी इसका सीधा उदाहरण मैं दे रहा हूं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा देख लो, पूरी मैदान में है। और कभी आपने देखा होगा आगरा में वो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे औकेंद्र राणा, कितना गदर काटा था उन्होंने। वो कहाँ है आज? यूजीसी बिल लागू हो रहा है, वो कहाँ है? क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं उसका? देखिए, लोगों को थोड़ा धीमे धीमे समझ आ रहा है, और जब जैसे जैसे समझ आ रहा है वैसे वैसे इस आंदोलन में खड़े होते जा रहे हैं। जैसे अभी देखिए, कोई भी प्रोफेसर नहीं बोल रहा, जबकि प्रोफेसर के खिलाफ भी है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन है, इससे हरेसमेंट प्रोफेसर का भी होगा, इससे हरेसमेंट कर्मचारी का भी होगा, इससे हरेसमेंट वाइस चांसलर का भी होगा। लेकिन अभी कोई नहीं बोल रहा है। इनको अभी समझने में समय लगेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि ओबीसी अभी बड़ी प्रसन्न है, उसको लगता है ये बहुत अच्छा हो गया। मेरा सवाल यह है कि सवर्ण इस एक्ट से दलितों पिछड़ों से घबराए हुए क्यों हैं? नहीं, सवर्ण दलितों से पिछड़ों से घबराए हुए नहीं है। सवर्णों का तो सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप नौकरी ले रहे हो, नौकरी भी ले लो, कम से कम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमें शिक्षा तो ग्रहण कर लेने दो। हम किसी के विरोध में नहीं है। आप किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हो तो दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो हमें यह है कि जिन बैकवर्ड के खिलाफ सबसे ज्यादा हरिजन एक्ट के मुकदमे लगते हैं, यह इस बात को इंडिकेट करता है कि हरिसमेंट सवर्ण नहीं करता दलित का, ओबीसी करता है। और आप आंकड़े निकाल लीजिए पिछले 10 वर्षों के, एक स्टेट उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, सबसे ज्यादा हरिजन एक्ट के मुकदमे ओबीसी पर लगे। इसका मायने यह हुआ कि हरिसमेंट दलितों का सबसे ज्यादा ओबीसी करते हैं। यदि उन्हीं आंकड़ों को आप मानेंगे तो सवर्णों पे तो इतने हैं नहीं। तो आप उनको भी पीड़ित मान रहे हो, आप उनको भी प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो इसका मायने तो यह हुआ ना कि सवर्ण के बच्चे तो आपने पहले से ही अपराधी घोषित कर दिए। इसलिए बेचैनी है। हम अपने प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। आपको प्रोटेक्शन क्यों मिला, हम इसका विरोध नहीं कर रहे। हमें ओबीसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दलित से कोई दिक्कत नहीं है। सभी समाज के हमारे अंग हैं और हम सब लोग चाहते हैं कि सामाजिक एकता बनी रहे, क्योंकि सामाजिक एकता छिन्न भिन्न होती है तो देश की एकता और अखंडता पर असर पड़ता है। तो कभी सवर्णों ने नहीं कहा कि ये कम्युनिटी अलग है। हम लोग तो हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि समाज को एकजुट करें। और जब मुख्यमंत्री जी नारा लगाते हैं ये बटेंगे तो कटेंगे, तो हम लोग भी प्रयासरत रहते हैं कि हम अपने समाज को एकजुट रखें और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। लेकिन जब हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो कष्ट होता है, और कष्ट होता है इसीलिए सड़कों पर उतरते हैं। बाकी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन बनाई गई है उसमें हमारे बच्चों का अहित होगा, उच्च शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी होगी, इनके भविष्य की चिंता करते हुए हम लोग आंदोलित हैं। मेरा सवाल रह गया जी, मेरा सवाल ये था कि आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हो, क्या वो उस पर केंद्र सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा? मोदी जी हैं, एक बार जो ठान लेते हैं ना, चाहे एनआरसी हो, चाहे किसान वाले जो बिल हों,
चाहे धारा 370 हो, कुछ भी हो, उन्होंने जो अगर एक बार लागू कर दिया तो वो बैक फुट पे नहीं आते हैं। और आपके जो संगठन है वो भी बटे हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन से क्या वहां पे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि जो देश में प्रदेश में परसेप्शन जो बनाती हैं बीजेपी के लिए, वो यही जातियां बनाती हैं। तो बीजेपी को नुकसान तो यहाँ पे होगा ना। आपके जो मुखिया हैं आदित्यनाथ जी, देखिए, और उनके साथ हो आप लोग, वहां का विरोध है और यहाँ पे साथ हो। नहीं नहीं, हम केंद्र सरकार में ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। देखिए हम केंद्र सरकार के भी साथ हैं। अरे मैंने देखा है आपके 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 प्रदर्शन में कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मोदी इस बिल को वापस ले ले। नहीं, हम केंद्र सरकार के भी साथ हैं, राज्य सरकार के भी साथ हैं, और साथ इसलिए हैं कि हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ को केंद्र की सरकार जरूर सुनेगी। और हमें लगता है कि कुछ न कुछ जो समय जा रहा है वही जा रहा है, और बहुत जल्दी इसको लेकर के सरकार गंभीर है। हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंची है, और इसका प्रमाण है कि आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज अपना स्टेटमेंट दिया, प्रेस को बताया कि सामान्य वर्ग के बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आश्वासन दिया है, लॉलीपॉप दिया है, उसे लॉलीपॉप कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। उन्होंने एक बात कही कि हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, लेकिन इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं, वो भी कारण बताता हूं। ठाकुर तो इतने ही पे ही खुश है। नहीं, देखिए ऐसा है, दुरुपयोग अगर आप एक्ट बना रहे हैं तो उसका दुरुपयोग सरकार नहीं रोक पा रही है। दो एक्ट हमारे सामने हैं जिनके बारे में हम बता सकते हैं, और आप भी सहमत होंगे हमारी बात से। एक SC/ST एक्ट, जिस एक्ट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गाइडलाइन ऐसी जारी की है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग ना हो, लेकिन वो दुरुपयोग नहीं रुक पा रहा। दूसरा, दहेज एक्ट, आपने कई घटनाएं ऐसी देखी होंगी जहां महिला बीमारी से भी अगर मर जाती है तो उसके मायके वाले आकर के दहेज हत्या का मुकदमा लिखा देते हैं, और दहेज हत्या का मुकदमा लिखाने के बाद फिर बार्गेनिंग करते हैं। बिल्कुल, कुछ क्षेत्रों में तो खुलेआम बिजनेस बन गया है। किसी भी तरह से महिला की डेथ हो जाए, सीधे मुकदमा दहेज हत्या का लगता है। कई सारी घटनाएं आती हैं कि महिला का शव 2 दिन तक रखा रहा, जब पैसे का समझौता हुआ तब जाकर उसकी अंत्येष्टि की गई। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं इन चीजों। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब SC एक्ट का दुरुपयोग आप नहीं रोक पाए, हर दहेज एक्ट का आप दुरुपयोग नहीं रोक पाए, तो फिर कौन सी जादू की छड़ी है जिससे आप UGC की इस गाइडलाइन का दुरुपयोग रोक लेंगे? इसलिए हमारे लोग उनके इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। मोदी जी का सीधा फंडा है, आप संतुष्ट नहीं है तो हमने पास कर दिया तो लागू हो गया, चिल्लाते रहो आप। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। हमारे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। मंडल आयोग की रिपोर्ट को इतने प्रधानमंत्री हुए किसी ने लागू नहीं किया, बरसों पड़ी रही। वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तुरंत मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, और वो पिछड़ों के मसीहा बनने का प्रयास किया। लेकिन मंडल आयोग, सही मायने में मंडल आयोग की रिपोर्ट उन्हीं की वजह से लागू हुई, लेकिन पिछड़ों के मसीहा तो नहीं बन पाए। जिनके मसीहा थे वो वहां से भी गए। तो ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। भाई, पिछड़ा तो उन्हें माना ही नहीं अपना नेता। उन्होंने तो पिछड़े समाज के अपने अलग अलग, यूपी में मुलायम सिंह जी, बिहार में लालू जी, तमाम अपने पिछड़े समाज के नेता खड़े कर लिए, लेकिन BP सिंह जी को तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। बिल्कुल। तो ये बताता है कि समय
फिर पलट के करवट बदलता है और समय परिवर्तनशील है। लोगों को ये समझना चाहिए कि चंद्रशेखर जी ने लोकसभा में एक वाक्य बोला था कि जिन हाथों में शक्ति है तुम्हें सत्ता में बैठाने की, उन्हीं हाथों में शक्ति है तुम्हें सत्ता से हटाने की। अब मेरा सवाल, विधानसभा का चुनाव है 2027 में, लोकसभा का नहीं है। और जो आपके चहेते हैं, प्रिय हैं, स्वजाति हैं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं मैं जी। तो केंद्र का चुनाव नहीं है, ये प्रदेश का चुनाव है जिसके आप साथ में खड़े हो, वो आपकी सरकार है। तो कहीं ना कहीं आप नाराज होगे केंद्र से, तो केंद्र का क्या बिगाड़ोगे वोट ना देके भारतीय जनता पार्टी को, अपने ही मुखिया का, अपने ही स्वजाति बंधु का। तो कैसे, कब तक विरोध करोगे? आपकी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में आपको ही वोट करना पड़ेगा, क्योंकि मामला आपके प्रिय से जुड़ा हुआ है, आपके स्वजाति बंदी से जुड़ा हुआ है, आपकी सरकार से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, हमारे स्वजाति से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। क्षत्रिय राष्ट्रवादी कौम है, जो राष्ट्र की बात करता है उसके साथ खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है, देश की एकता की बात करती है, इसलिए बीजेपी के साथ छत्तीस समाज जुड़ा हुआ है। अब ये जो यूजीसी गाइडलाइन की बात है, इस पे उत्तर प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। लेकिन खामियाजा तो उत्तर प्रदेश सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। लोग बहुत समझदार हैं और योगी जी जन जन के प्रिय हैं। मैं नहीं समझता कि इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैसे? प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, ये नेताओं वाली भाषा मत बोलिए, गोलमोल नहीं, सीधा सीधा बिना लाग लपेट के विश्लेषण करके। हम यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, पूरी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, पूरा विश्लेषण चाहते हैं वो। देखिए मैं आपको बताता हूं, हाँ, योगी जी ने इतना अच्छी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश के लोगों को करके दिखाई है कि लोग योगी जी के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते। जैसे महिलाओं के उत्पीड़न को अगर आप लेंगे, अभी तक किसी बीजेपी के विधायक की, ना सांसद की, ना मंत्री की यूजीसी बिल को लेकर कोई टिप्पणी तो आई नहीं है। क्षत्रिय बेचारे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने पे लगे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आई है। बीजेपी के विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा, उन्होंने कितने विधायकों में से एक विधायक की अब धीरे धीरे उन बॉटम बूथ अध्यक्ष से लेकर और टॉप गद्दी तक, मुख्यमंत्री तक, बीजेपी और संघ की इतनी बड़ी सेना है कि अगर बीजेपी वाले एक छोटे से ग्रुप में, गौ सेवा वाले में या विश्व हिंदू परिषद वाले में अगर मैसेज डाल दिया जाए कि वहां पे 10 मिनट पहले डाल दिया जाए कि वहां पर इतने बजे मीटिंग है, तो वहां पे सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको प्रैक्टिकली जी, ऐसा नहीं है बीजेपी के विधायक या बीजेपी के कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने 50 विधायक सांसदों से और जिलाध्यक्षों से, पदाधिकारियों से, बड़े हैं जो जिले की रीढ़ कहे जाते हैं, उनसे मैंने पूछा है तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि भाई इस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। वो इसलिए मना कर देते हैं कि उनके पास ऐसा सशक्त प्लेटफॉर्म है जिस पर वो अपनी बात रखेंगे तो उसका रिजल्ट निकल के आएगा, इसलिए वो मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रेस के माध्यम से वो लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं जिनके पास वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है जिस पर वो अपनी बात रख सके। तो वो सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं, प्रेस के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास और अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर वो अपनी बात रख करके सीधे केंद्र सरकार तक अपना मैसेज भेज सकते हैं। इसलिए वो जो है उस प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं, चाहे संघ हो चाहे बीजेपी हो। मुझे अच्छे से पता है ये आपका व्यक्तिगत विचार है। जब लोग, मीडिया के लोग जब बात करते हैं तो कम से कम वो विधायक, सांसद, मंत्री या
जिलाध्यक्ष लेवल का पदाधिकारी होता है, वो केवल ये तो बता सकता है कि भाई हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, हम अपने माध्यम से इसका वो करेंगे, इसका सहूलियत होगी। कोई एक सिंगल लाइन नहीं बोलना चाहता। ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और उसमें इतना अनुशासन है कि अनुशासन के डंडे से सब जो है भय खाए हुए हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विरोध सब कर रहे हैं। ये मैं आपको पक्का बता सकता हूं। अनुशासन की बात से मुझे याद आ गया माघ मेला। जी, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके जो बेचारे छोटे छोटे बटुक थे, उनकी चोटियां खींच खींच कर उनको राइट टाइम कर दिया गया। आप अनुशासन की बात कर रहे हैं। देखिए, वो वहाँ व्यवस्था बीजेपी की नहीं थी, बीजेपी की नहीं थी, वहाँ व्यवस्था स्थानीय पुलिस प्रशासन की थी। प्रशासन किसका है? आपका ही है। लेकिन वहाँ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद जो हो गया, उसके बाद शंकराचार्य पे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि भाई तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो। जो मेरा मानना है कि जो खुल के बताया प्रैक्टिकली। ये देखो, ये एक ऐसा मंच है कि यहाँ पे हमारे लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्थानीय प्रशासन पुलिस काफ़ी मात्रा में थी, चाहती तो उनको जो है उठा करके या वहाँ से ले जा करके कहीं दूसरी जगह बिठा सकती थी, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। और इस स्तर पर जो है, जो वीडियोज़ में देखा गया है वो ज़्यादा चिंताजनक है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। ये जो है, मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनको भी पीड़ा पहुँची है, और मैं समझता हूँ कि थोड़े बहुत समय में इसका भी समाधान निकल आएगा। उसके बावजूद भी मंचों से कोई कालनेमी कह रहा है और कोई बीजेपी के जो बड़े उन्हीं के समकक्ष के हैं वो भगवान कह रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब लड़ाई यहाँ तक आ गई है कि दोनों मतलब भगवाधारी आपस में आमने सामने हैं, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 9-10 दिन से वो लगातार अपने अनशन पर बैठे हुए हैं और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने आखिर बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला? प्रशासन की गलती थी तो वहाँ पे कमिश्नर जाता और माफ़ी मांग लेता, गलती होगी महाराज जी स्नान कीजिए। बीजेपी संघ सब जितने भी नेता हैं सबके मुंह में दही जमा हुआ है, आखिर क्यों? देखिए, जो लोग सत्ता में होते हैं और जो सत्ता चलाते हैं उनके सामने कई तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। उन सब को जो है पार करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे का अतिशीघ्र समाधान निकलेगा। पार करने का मतलब ये है कि चोटी पकड़ पकड़ के भगवाधारी को छोटे छोटे वो हैं उनको मार मार के आगे बढ़ते रहो। नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ और बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो वहाँ के पुलिस प्रशासन ने किया ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं वो हमारे लिए पूज्य हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। और भगवाधारियों पर और भगवाधारी मुख्यमंत्री के रहते हुए लाठीचार्ज हो, ये खेदजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात से हम सहमत हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसकी दोनों भगवाधारी, एक शंकराचार्य और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। कोई उन्हें शंकराचार्य नहीं मानता तो वो उन्हें संत नहीं मानते। देखिए, ऐसा है, एक बात तो माननी पड़ेगी, और जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, सनातन की पार्टी है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विवादों से गहरा नाता है। वो बेवजह ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। हम उन पिछली बातों को हम दरकिनार कर रहे हैं, अभी मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है, उनको भी ये समझना चाहिए, संत हैं, अपने को शंकराचार्य बताते हैं, हम मान भी लेते हैं शंकराचार्य जी हैं, तो
उनको भी थोड़ा समझदारी का परिचय देना चाहिए था, विवाद पैदा नहीं करना चाहिए था। जहां लाखों की भीड़ थी, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने की बात थी, वहां जो है सहयोग करना चाहिए था, सहयोग की भावना रखनी चाहिए थी। उन्होंने अपना जिद्दी स्वभाव प्रकट करके और वहाँ न्यूसेंस क्रिएट किया, इसलिए ये स्थिति बिगड़ी और इसीलिए ये दिक्कतें आई। मैं समझता हूँ संत तो संत हैं, संत तो समाज के लिए जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो तोमर साहब। उससे एक दिन पहले सतुआ बाबा करोड़ों की डिफेंडर गाड़ी लेके बिल्कुल जहां बिल्कुल वो है घाट है नोजो, तो वहीं पे जाके वो स्नान करते हैं। और जो शंकराचार्य हैं वो उनको रोक दिया जाता है। चलो रोक दिया कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ जो बटुक थे उनकी चुटिया पकड़ पकड़ के उन्हें घसीटा जाता है। ये बड़ा पीड़ादायक था। कोई भी सरकार का मंत्री, कोई भी बड़ा आदमी जाता कि महाराज जी गलती हो गई, चलो गुस्सा थूको, स्नान करो, जाओ। हालांकि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य गए नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक बयान जारी किया था। तो वो भी सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अगर गए क्यों नहीं उन्होंने बयान जारी किया तो थोड़ा सा महाराज जी को भी समझना चाहिए। महाराज जी के सर्टिफिकेट मांगने को लेकर पूरे शंकराचार्य एक हो गए जी। बरेली की घटना देख ही रहे हो, जो सिटी मजिस्ट्रेट है, एक नई अयोध्या की हो गई। अयोध्या में उनके फेवर में तो स्कोर बराबर हो गया है। स्कोर बराबर हो गया है, ये बात सही है। चलो ये मुद्दा अलग है, हम बात कर रहे हैं यूजीसी पर। तो मैं फिर वहीं पे आता हूं कि आपके ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से ये यूजीसी बिल वापस नहीं होगा, ये नोट कर लो आप। इसका जीता जागता उदाहरण मैं बता दूं, जो किसान बिल हुआ था, आपको पता है कितने दिन, कितने हजार किसान किन किन बॉर्डरों पे पड़े रहे थे और कितने लोग किसान वहां पे मर गए थे। देखिए ऐसा है, अगर हम ये चाहते हैं आप बिल वापस ना करें, आप जो गाइडलाइन है उसे वापस ना करें, लेकिन उसमें जो इस गाइडलाइन की जो ड्राफ्टिंग हुई थी, उस ड्राफ्ट में जो थे वो बंद, उनको तो आप उसमें जोड़ सकते हैं। इतना तो सरकार कर ही सकती है। भाई हम, आपको लगता है कि बैक करने से बेइज्जती सरकार की हो जाएगी तो आप अपनी इज्जत बनाए रखिए, मत बैक करिए। लेकिन इसमें जो है, जो सामान्य वर्ग के बच्चों का प्रोटेक्शन आपने नहीं किया है, उनको प्रोटेक्शन दे दीजिए। और जो झूठी शिकायत करने के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन था उसको आप लागू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सरकार से कोई युद्ध थोड़ी करना है, सरकार से संघर्ष थोड़ी करना है। भाई हम तो सिर्फ बच्चों के भविष्य की खातिर अपनी मांग रख रहे हैं सरकार से। भाई आपने दलितों का प्रोटेक्शन कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने ओबीसी का प्रोटेक्शन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने दिव्यांग का प्रोटेक्शन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने महिलाओं का प्रोटेक्शन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आपने सबका प्रोटेक्शन कर दिया तो हमारा क्या दोष है? हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हमने सामान्य वर्ग में जन्म लिया है, वो हमारे हाथ में नहीं है। अब जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हमें सजा क्यों दी जाए? हर सरकार में सामान्य वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार होता आया है और हर बार सामान्य वर्ग कलेजे पर पत्थर रख के आगे बढ़ता चला गया है। अब तक नौकरियों पर खतरा था, मान गए, लेकिन आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अब शिक्षा ग्रेड भी नहीं सामान्य वर्ग के बच्चों को करने देंगे, इसमें दिक्कत है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन ये तो करा के रहेंगे सामान्य वर्ग का प्रोटेक्शन होना चाहिए यूजीसी की गाइडलाइन में। और झूठी कंप्लेंट अगर यदि होती है तो उसमें पनिशमेंट का भी प्रावधान होना चाहिए। इससे पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम नहीं कहते आप बैक करिए, मत बैक करिए, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कर दीजिए, संशोधन तो आप कर सकते हैं। भाई सामान्य वर्ग ने क्या ऐसा बिगाड़ा? अब आपने सामान्य वर्ग की महिलाओं को तो ले लिया। जब सामान्य वर्ग की आपने महिलाओं को ले लिया तो पुरुष बचे ही कितने हैं? उनको भी ले लीजिए। जब आप इतने लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो 10-12% बचे, इनको भी प्रोटेक्शन दे दीजिए। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? सामान्य वर्ग
शिक्षा भी ग्रहण ना करे उच्च संस्थानों में, ये तो नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार तक आवाज पहुंच गई है, सरकार भी एक्शन के मूड में है। मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई इसका निराकरण हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो तो अमर साहब, सरकार तक बात पहुंच गई है। केंद्र सरकार योगी बाबा को हटाना चाहते हैं, पूरी कूटनीति पूरी फील्डिंग लगा रखी है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नए चुने गए हैं, गोरखपुर से ही हैं। तो ये पूरी कूटनीति तो नहीं है, राजनीति के साथ साथ कूटनीति कि बाबा का उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा हिसाब किताब है। देखिए, और दूसरी बात, बाबा की जो शासन करने की जो प्रणाली है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो किसी से दूर नहीं है और सब देख रहे हैं उससे, जो उनका सुशासन है उससे सब संतुष्ट हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें चर्चा ये है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो ये कूटनीति के चलते कि बाबा को यूजीसी बिल लागू करके विधानसभा चुनाव आ रहा है, सवर्णों को यहाँ पे ठेल दिया जाए, वोट मिले ना, बाबा का डिफॉल्ट हो जाए और बाबा की छुट्टी हो जाए, ये चर्चा बना हुआ है लोगों में। हम लोग जाते हैं, चाय की गुमटी पे जाते हैं, पान की दुकान पे जाते हैं, हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनका ये परसेप्शन है, उनके अंदर ये सवाल है, उनके अंदर ये ईगरनेस है। तो मैं एक, आप प्रदेश के नेता हैं और क्षत्रियों का और ठाकुरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये क्या चल रहा है क्या अंदर खाने में? देखिए, ऐसे समीकरण तो आप बना सकते हैं। हमारा मानना यह है, पिछले 6 वर्षों से ये ही सुनते आए हैं। अब योगी जी हटने वाले हैं, कुछ यूट्यूब चैनल वाले तो उनको ऐसी खबरें प्लांट करते हैं, ऐसा लगता है अभी सो जाओ, सवेरे उठेंगे तब तक महाराज जी हट जाएंगे, दूसरे मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, ऐसे खबरें चलाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मोदी जी और योगी जी के बीच में ट्विनिंग बहुत अच्छी है। इसका प्रमाण आप देखिए, देश के किसी भी स्टेट में चुनाव हो, चाहे साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, हर स्टेट में मोदी जी के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड और सबसे ज़्यादा रैली, सबसे ज़्यादा सभाएं हमारे महाराज जी की होती है। यदि आपस में ट्विनिंग ठीक नहीं होती, आपस में संबंध अच्छे नहीं होते, तो महाराज जी को स्टार प्रचारक बना के पूरे देश के प्रत्येक प्रदेश में नहीं घुमाया जाता। ये सिर्फ कुछ विपक्षी दलों के लोग, कुछ मीडिया के लोगों को गुमराह करके ऐसी खबरें प्लांट कराते हैं जिससे आपस में संबंधों में दरार पड़े या लोगों में ऐसा परसेप्शन बने कि बस योगी जी जाने वाले हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि आम जनमानस में इतनी अच्छी है कि कोई चाहे तो भी उनको हटाने के बारे में, हटाना तो दूर की बात है, हिला भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता हटाने के बारे में। और मैं समझता हूं कि देश में पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां महाराज जी तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसी कोई क्लास नहीं है जिस क्लास के लोग महाराज जी को पसंद ना करते हो। आप केंद्र सरकार के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो, तो हम केंद्र सरकार तो प्रदेश के गोदी में जाके बैठे हो। अच्छा, मुझे विधानसभा इलेक्शन 2027 में आने वाला है। अच्छा, तो मुझे ये कटुता बढ़ती जा रही है ना, बीच में जो गैप है सरकार में और आप में, आप ही की सरकार है। मैं बताता हूं, गाली आप लड़के को दे रहे हो या उसके पिताजी को दे रहे हो? देखिए, घर का मुखिया होता है,
अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो कंप्लेंट किससे करेगा? घर के मुखिया से करेगा। और जब तक कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक घर के मुखिया को क्या पता कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या है। तो मोदी जी हमारे देश के मुखिया हैं। अब हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है और हम किसी से बोले भी ना तो मुखिया को पता कैसे चलेगा? हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, तो विरोध भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। विरोध ऐसे करोगे, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा किसी ने कोई नारा नहीं दिया, ना कोई देगा। ये हो सकता है कोई असामाजिक तत्व कहीं किसी जिले में इस तरह के बोल दिए हो, वो कोई हमारा संस्कारवान कार्यकर्ता ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। हम लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे मुखिया हैं और वो हमारे बच्चों की चिंता कर सकते हैं, वो चिंता करेंगे। इसीलिए हम अपने बच्चों का दर्द उनको बताने के लिए पिछले 1 सप्ताह से प्रयासरत हैं। और इसमें खिलाफ वाली कोई बात नहीं है। हम केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य की जो चिंता है वो चिंता को अपने घर के मुखिया तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मोदी जी हमारे मुखिया हैं, इसलिए हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता मोदी जी करेंगे। इसलिए ये सारे आंदोलन के माध्यम से हम अपनी आवाज, अपनी समस्या, अपने बच्चों के भविष्य की परेशानी उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सरकार की खिलाफत करने जैसी कोई बात नहीं है। आपकी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और आप क्षत्रिय भी हो, सवर्ण भी हो, ब्राह्मण भी हैं, इसमें वैश्य भी आते हैं। 3 लोग इतने समृद्ध हैं, एक बुद्धिमान, एक क्षत्रिय बलवान और एक धनवान। बुद्धिमान, धनवान और ज्ञानवान और पराक्रमी तो हो ही आप। फिर डर क्यों लग रहा है? हो जाने तो लागू, जब होगा तब देखेंगे। जो उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो यूजीसी अगर लागू प्रॉपर तरीके से होगा तो उसमें जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो एकदम बेस्टम बेस्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो यहाँ के जो हम चाहते हैं, केंद्र सरकार या पूरा देश चाहता है कि हम विश्व गुरु बने, विश्व गुरु के विश्व पटल पर हम अपनी यूनिवर्सिटी की, हम एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी टॉप 100 में, टॉप 50 में या टॉप 10 में हमारी आ जाए, तो यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग तो आएगी। अच्छा, ये एक सवाल मेरा है कि अभी जो हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी हैं वो कौन से नंबर पे आती हैं पूरे विश्व में? कई नंबर है। आप विरोध कर रहे हो विश्व गुरु बनने का और विरोध कर रहे हो यूजीसी गाइडलाइन का। जब ऐसी गाइडलाइन बनेगी तो नंबर पे कैसे आ पाएंगी? जब अच्छे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाएगा। भाई हम वंचित कौन कर रहा है? ये भाई आप वंचित नहीं कर रहे और क्या है? आप बताइए कि हमारे खिलाफ झूठी शिकायत हो जाए और हमारा मन पढ़ने में लगेगा। जब हम पढ़ नहीं पाएंगे तो हम अपने व्यक्तित्व को कैसे चमका पाएंगे? कॉलेज में जाके वहां पर ठकुरायत पेलोगे, किसी दलित के ऊपर उसके मुंह में मूत दोगे तो बेचारा आवाज भी नहीं उठाएगा। वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया। आप सब उसी के लिए तो ये गाइडलाइन बनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जमाना चला गया। जो बच्चे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक पहुंचते हैं वो इस नेचर के नहीं होते। जो बच्चे भाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण करने, वही बच्चा जाएगा जिसके अंदर क्षमता होगी, और वो बच्चा जाकर के वहाँ हद दर्जे की कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेगा। ये आपकी लाइनें दलितों पे और पिछड़ों पे भी लागू होती हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे यूनिवर्सिटी नंबर 1 नहीं बनेगी। भाई तुम किसी को आगे लाने के लिए बराबर वाले को गिरा दो, इससे तो भला होने वाला है नहीं। भाई हम तो ये कहते हैं कि सबके शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में आप समानता की बात करते हो तो फिर जाति कहां से आ गई? इधर तो आप गाइडलाइन का नाम ही आपने प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी कर दिया, बिल्कुल, और आप वहां फिर जातियों को आधार बना करके आप जो क्लासिफाइड कर रहे हो, तो ये कैसे संभव है? भाई आप समानता की भी बात करते हो और बीच में जातियों का विभाजन भी करते हो। तो हमारा कहना यह है कि जब समानता की बात है सबको समान रखो।
सबको समान रखोगे तो समान भाव आएगा, ये दिक्कतें नहीं पैदा होंगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जिसने भी गाइडलाइन तैयार की है वो जरूर जो है अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ के नहीं आया होगा, उसने मॉडल पेपर से परीक्षा पास कर ली होगी, जुगाड़ तुगाड़ से वहां पहुंच गया होगा। क्योंकि सही मायने में कभी भी जाति को लेकर के आप बताइए, कभी यूनिवर्सिटी में या किसी डिग्री कॉलेज में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाति को लेकर के कोई विवाद हुआ हो तो आप गिना दीजिए मुझे। विवाद हुए और मुद्दे हैं, विवाद हुए, सबसे ज्यादा विवाद होते हैं क्षेत्रवाद को लेकर के, कि ये पुरबिया है, कि ये बिहारी है। तो इन सब चीजों को जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी के अंदर है उसकी तरफ तो किसी का ध्यान है नहीं। जाति को आधार मान करके जो है कभी विवाद नहीं होता, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल। लेकिन ये प्रॉब्लम कोई समझ ले तो तब जब उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, वो तो मॉडल पेपर से पास करके जुगाड़ करके वहां पहुंच गया। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। यूजीसी बिल में ये भी है कि जो फर्जी जो कॉलेज चलते हैं, यूनिवर्सिटी से अटैच्ड होते हैं जी, जो फर्जी कॉलेज होते हैं, अभी फिरोजाबाद में देखो जेएस वाला यूनिवर्सिटी थी, पूरा कर दिया महाराज जी ने, पूरा उसका काम खत्म। फर्जी कॉलेज ऐसे होते हैं कि नाम के होते हैं, ऑन पेपर होते हैं, बच्चे पेपर भी दे लेते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है वहां पे क्या होगी। वहां पर कॉलेज केवल बिल्डिंग खड़ी हुई है, और बिल्डिंग भी कहीं कहीं ऐसे देखने में आता है कि बिल्डिंग भी नहीं है, केवल ऑन पेपर है। तो ऐसी शिक्षा को गुणवत्ता पूरक बनाने में, उच्च शिक्षा को बनाने में, आगे ले जाने में, शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने में ये यूजीसी बिल लागू किया गया। उसकी अच्छाइयों को बताइए, केवल अपने ही हित को मत साधिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं बहुत अच्छी मिठाई रख दीजिए, बहुत अच्छी मिठाई, बहुत कॉस्टली मिठाई रख दीजिए, और उसमें थोड़ा सा जहर मिला दीजिए, तो गुणवत्ता तो सब खत्म हो गई ना उस मिठाई की। तो उसे खाएंगे तो दूसरे लोग भी तो खा रहे हैं। नहीं, क्या केवल सवर्ण ही खाएंगे? नहीं, जिनके लिए आप एक बात बताइए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जी। जाति के आधार पर आप किसी को अपमानित तो नहीं कर सकते, न दलित को, न पिछड़े को, न दिव्यांग को, न महिला को, किसी को नहीं कर सकते। सवर्ण को भी नहीं कर सकते। सवर्ण के लिए कहां इसमें प्रावधान है? सवर्ण के लिए कहां का प्रावधान है? वो तो वैसे ही होते हैं, ठाकुर साहब होते हैं, हाँ, ठाकुर साहब, पंडित जी होते हैं। नहीं, ठाकुर साहब होते हैं, पंडित जी होते हैं, लेकिन जब वो गुप्ता जी होते हैं, जैन साहब होते हैं। बता तो रहा हूं आपको, जब ठाकुर साहब से ठकुट्टा कहा जाता है, और ब्राह्मण से जो है बमना कहा जाता है, और वैश्य से बनियटा कहा जाता है, तब हम लोगों की भावनाएं हाथ नहीं होती। भावनाएं तो हम लोगों के अंदर भी है ना, अकेले आपके अंदर भावनाएं हैं। आपको जाति के नाम से पुकार लिया तो आपकी भावनाएं हाथ हो गई, आपका सम्मान चला गया, मान चला गया, स्वाभिमान चला गया। हम लोग क्या, हमारा कोई सम्मान नहीं, स्वाभिमान नहीं, मतलब आप हमसे ठकुट्टा कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, और हमने अगर आपकी जाति को लेकर उपास कर दिया तो हम अपराधी हो गए। तो ये जो है असमानता का भाव जो पैदा होगा शिक्षण संस्थानों में, वो देश के विकास में घातक होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छी चीजें, मैं मानता हूं कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठीक है, लेकिन जब आप जो है मेन फोकस तो छात्रों पर ही रहता है। बिल्कुल, मेन फोकस तो छात्रों पर रहता है। जब माहौल अच्छा नहीं होगा शिक्षा का, शिक्षा के मंदिर में, तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। बिल्कुल। इसलिए हम चाहते हैं कि समानता का भाव लाने के लिए इसमें जो है अमेंडमेंट हो। अगर रोल बैक नहीं हो सकता है तो अमेंडमेंट होना कंपलसरी है, इसके बिना बात बनेगी नहीं और इसके बिना हम मानेंगे नहीं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो चर्चा कर रहे हैं वो किसी समुदाय को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा ये पॉडकास्ट है किसी को, किसी समुदाय को आपसी वैमनस्यता फैलाने का नहीं है, आपसी में सद्भाव बनाने का है। लेकिन मुद्दा ऐसा है, इसलिए हमें चर्चा करनी पड़ रही है। लेकिन जो विषय है वो पूरे प्रदेश का और देश का विचारणीय है, इसलिए हम इस बड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप तो शुरू से ही बड़े हो, आप पे फर्क क्या पड़ता है? बेचारे गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, पढ़ते रहेंगे बेचारे। देखिए, और दूसरी बात,
एक और आप बात करते हो कि हिंदू है, हिंदू के नाम पे सब जातियों को इकट्ठा करते हो। अब उसमें भी आप कैटेगरी बना दे रहे हो, सवर्ण, दलित और पिछड़े। दलित और पिछड़े एक हो जाएंगे और सवर्ण अलग हो जाएंगे। फिर हिंदू एक कहाँ रहा? जो सरकार का नारा है, सनातन का नारा है कि हिंदू हैं हम, हिंदू एक है। तो इस बात का फायदा विपक्षी भी लोग ले जाएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अभी आपने एक बात कही, उसका मैं जवाब दे दूं। पहले आपने कहा कि आप तो बड़े लोग हैं, ठाकुर साहब हैं, आप तो पढ़ ही लेंगे, इनको पढ़ने दो। मैं ये जानना चाहता हूं कि दलित समाज में, पिछड़े वर्ग में जो लोग ऑडी से चलते हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हैं, वो क्या इसका लाभ नहीं लेते? पूरा लेते? पूरा लेते हैं, पूरा। और हमारे समाज का व्यक्ति आज भी झोंपड़ी में रहता है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, बाहर पढ़ाने के लिए पॉकेट अलाउ नहीं करती है, वो उसका जो है वहीं जमीर जवाब दे जाता है। ऐसी स्थिति में हम ये अगर कहें कि भाई शिक्षा का अवसर तो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। आप हाई कास्ट यदि किसी में अप्लाई करें तो हाई कास्ट पे अगर फीस लगेगी 500 रुपये, तो बैकवर्ड पे लगेगी 250 रुपये, शेड्यूल कास्ट पे लगेगी 100 रुपये। भले ही वो आईपीएस का बेटा है, भले ही वो आईएएस का बेटा है, लेकिन उस पर फीस 100 रुपये ही लगेगी। तो हम तो कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि जो लोग अब दलित नहीं रहे, पिछड़े नहीं रहे, उन लोगों को इसका लाभ नहीं लेना चाहिए। तो जो और उनके तबके के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, तो उनका फायदा होगा नहीं होगा। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे समाज में भी सब संपन्न नहीं है। तो सरकार को आरक्षण खत्म कर देना चाहिए फिर तो। बिल्कुल। हम एक बार जो है संघ प्रमुख जी ने 7-8 साल पहले हल्की सी चर्चा कर दी थी कि समय आ गया है, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इतनी एक लाइन बोली थी, बीजेपी चुनाव हार गई थी बिहार में। ये आरक्षण ऐसा रसगुल्ला हो गया है कि इसको बिना खाए किसी की बारात में खातिरदारी पूरी होती नहीं। बिल्कुल सही, सबको रसगुल्ला चाहिए आरक्षण का। अब देख लो, अपने एसपी सिंह बघेल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो बघेल से धनगर जी हो गए जी। टूंडला के विधायक हैं, प्रेमपाल धनगर हैं, और लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, लेकिन इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ मिल रहा है। अब जिनके आरक्षण में वो आरक्षण ले रहे हैं उनको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन तो वो मेरा उद्देश्य और मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है, जो करोड़पति है लेकिन दलित है, वो आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो ऐसे जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है, संविधान में जो व्यवस्था है, उसको रिन्यूअल होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि जाति से ना कोई अमीर होता है और जाति से ना कोई गरीब होता है, जाति से ना कोई दलित है, ना जाति से कोई पिछड़ा है। दलित पिछड़ा जाति से नहीं, आप आर्थिक आधार देखिए उसका। जो गरीब है वो किसी भी जाति का हो, और गरीबी हर जाति में होती है, जाति विशेष में गरीबी नहीं होती। हर जाति में अमीर है, हर जाति में गरीब है। तो आर्थिक आधार पर यदि आरक्षण कर दिया जाए तो इससे बेहतर और कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। लेकिन जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं वो चाहते हैं कि लाभ इसी तरह से लेते रहें, इसलिए सरकारें भी आती हैं जाती हैं, हर पार्टी की सरकार आ चुकी है देश के अंदर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आरक्षण के मुद्दे को छू भी लें। राजनीति खत्म हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत है, दर्शक तो देख ही रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे धीरे धीरे हम आंदोलन करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, तो सरकार मान लेगी, आप लोग पहुंच जाओगे वहां तक? ये अंदर दिमाग में तो आता होगा, एक प्रैक्टिकली बात है ये बिल्कुल, क्योंकि आपने कई सारे आंदोलन देखे हैं। देखिए, हम चंद्रशेखर जी के अनुयायी रहे हैं। छात्र राजनीति में हम चंद्रशेखर जी को अपना रोल मॉडल मानते थे, और हमने उनसे एक चीज़ सीखी है
यदि संकल्प दृढ़ होगा और इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो सफलता 100% मिलेगी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं। वोटों की राजनीति है। दलितों पिछड़ों के वोट बहुत है, उन्हें चाहिए, सरकार बनानी है उन्हें। और आप तो हो ही, सवर्ण तो हो ही, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। आप जाओगे, या बूथ होगी, अंदर जाओगे तो बटन आपका वहीं पे दबेगा, चाहे आप ठाकुर हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे आप वैश्य हैं। देखिए, ऐसा है, समय सब सिखा देता है। आपकी बात सही है, ये सभी जातियां ब्लाइंड सपोर्टर हैं भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल, और आज भी हैं। लेकिन जब किसी के सम्मान, स्वाभिमान और भविष्य पर चोट होती है तो सोचने को व्यक्ति मजबूर होता है। तो देखिए आगे क्या होता है। आप हमारी चिंता करोगे, हम आपकी चिंता करेंगे। आप हमारी चिंता नहीं करोगे तो फिर सोचा जाएगा क्या होगा। अच्छा, इस पॉडकास्ट का अंतिम सवाल, अगर ये वापस नहीं होता है, कोई संशोधन नहीं होता है, वापस की तो छोड़ो, संशोधन भी नहीं होता है, फिर आप क्या करोगे? वापस नहीं होता है, संशोधन भी नहीं होता है जी, तो सामान्य वर्ग की सभी जातियों के लोग, जो एक कमेटी बनी है, वो सब बैठेंगे, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे, तब उस पर फैसला लेंगे कि अब आगे हमें क्या करना है। आज की स्थिति में हम अभी इस बात को नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर है कि निर्णय तो होगा, कुछ न कुछ निर्णय तो होगा। या तो वो निर्णय करेंगे या हम लोग निर्णय करेंगे। लेकिन आगे की रणनीति मैं समझता हूं कि अगले महीने क्लियर हो जाएगी। इस महीने इंतजार कर रहे हैं सरकार का, सरकार हम लोगों की समस्या को लेकर कितनी गंभीर है। उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाते हैं, और बनेगी तो आपको जरूर बताएंगे। सरकार वैसे ही अपने झमेले में फंसी हुई है, माघ मेला, अयोध्या, बरेली। सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, झमेले तो चलते ही रहते। सरकार में है तो झमेले भी झेलेंगे। लेकिन ये हमारा जो यूजीसी गाइडलाइन का झमेला, ये सबसे कर्रा झमेला है आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए। लेकिन जो बड़ी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें तो लाभ मिल ही रहा है ना। अब देखिए किसको लाभ मिलता है, किसको नुकसान होता है, ये तो गर्त में छुपा है। और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, उसी के अकॉर्डिंग फैसले लेते हैं। लेकिन ये तय है, आसानी से हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और जनपद फिरोजाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते, क्योंकि आप प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और क्षत्रियों के सिरमौर हैं, तो इस मुद्दे पर यूजीसी जो बिल है, अपने लोगों को, सवर्णों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने लोगों को, अपने समाज को, सवर्ण समाज को, और ऐसे लोगों को जो अनारक्षित वर्ग से संबंध रखते हैं, उनसे सिर्फ यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग ताकत बनिए, एकजुट होइए, और एकजुट होकर के इस गाइडलाइन के विरोध में खड़े होइए। अगर आप सब मिलकर के खड़े हो जाएंगे तो सरकार को इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यही हम चाहते हैं कि सभी जिन लोगों को इससे वंचित, प्रोटेक्शन से वंचित किया गया है, वो लोग एक स्वर में अपनी आवाज़ उठाएं, तो मैं मानता हूं केंद्र की सरकार जरूर हमारी बात को सुनेगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे, ये हमारे पॉडकास्ट में। तो इन्होंने बहुत ही जो करंट वाला जो मुद्दा है, यूजीसी बिल, जिसमें पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आरक्षण को लेकर और जो यूजीसी की जो गाइडलाइन है उनको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, उसको लेकर आज विशेष चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद थे। रही बात यूजीसी बिल की,
वो वापस होगा या उसमें संशोधन होगा या वो एज इट इज रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं जेपी सिंह, संपादक।